बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मेरा नाम है डॉक्टर इमरान खानज़ादा और आप देख रहे हैं मेडिकल एस्पायरेंट। स्टूडेंट, आज हम अपनी 9th क्लास की बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और सेकंड चैप्टर का नाम है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। देखें, ये भी चैप्टर एक छोटा सा चैप्टर है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें कम से कम आपको इस चैप्टर को पढ़ने के बाद ये पता लग जाएगा कि ये जो साइंटिफिक मैकेनिज्म होता है रिसर्च करने का या किसी भी किस्म के मामले को प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, वो क्या होता है, मतलब वो तरीक़ेकार क्या होता है, वो पैटर्न क्या होता है जिसके ऊपर काम करके साइंटिस्ट जो है ना अपने मसाइल को सॉल्व करते हैं या कोई भी इशू होता है इसको सॉल्व कर रहे होते हैं। स्टूडेंट देखें कि हमारी जो ये नेचर है, इस नेचर का सिस्टमिक स्टडी करने के लिए जो इल्म वजूद में आया उसको साइंस कहते हैं। यानी साइंस जो है ना, ये एक ऐसा इल्म है जो हमारे नेचर की सिस्टमेटिक स्टडी कर रहा है। अब नेचर में जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं, अगर ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड करते हैं तो हमारी नेचर में है ही दो चीज़ें। यानी एक तो हमारे नेचर के अंदर चीज़ें हैं नॉन लिविंग, नॉन लिविंग्स हैं, ठीक है, और दूसरी चीज़ें जो हमारे नेचर में पाई जाती हैं वो है लिविंग्स। और यही वजह होती है कि नेचर में फिर आपको पता है कि दो टाइप की साइंस वजूद में आ गई, फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस ही। तो बहरहाल ये तो मौजू अलग हो जाएगा, लेकिन बहरहाल नेचर जो है ये इसको स्टडी करने के लिए दो मतलब साइंस का एक इल्म वजूद में आया। जब साइंस की बेस पर इंसान ने नेचर को स्टडी करना शुरू किया तो कुछ चीज़ें सामने आना शुरू हुई और वो चीज़ें सामने जो आना शुरू हुई वो ये थी कि हमारी जो नेचर है उस नेचर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स मौजूद हैं हमारी सर्वाइवल के लिए। ये प्रॉब्लम वक्तन फ़वक्तन हमारे सामने आती रहती हैं, चाहे ये प्रॉब्लम हमारी हेल्थ रिलेटेड हो, मतलब हेल्थ से मुतल्लिक हो, ठीक है, या फिर हमारे इन्वायरमेंट से मुतल्लिक हो, ठीक है, या फिर हमारे फूड से मुतल्लिक हो, ठीक है, या फिर किसी इकोलॉजिकल कोई इशू हो, पोल्यूशन वगैरह जो होता है, ठीक, ईटीसी और भी बहुत सारे मामलात हैं, मतलब कोई भी किसी किस्म का इशू हमारे सामने हो सकता है। अब जब ये इश्यूज सामने आना शुरू हुए तो यहाँ से साइंटिस्ट ने इन इश्यूज को स्टडी करना शुरू किया और इन्हीं इश्यूज की स्टडी के दौरान ही वो मेथड्स, मतलब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले मेथड्स को उन्होंने इवॉल्व किया। और इवॉल्व करने के बाद आज ये मेथड हमारे सामने मौजूद है जिसको अप्लाई करके हम भी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर मिसाल के तौर पे हम वो मेथड समझना चाहें, जैसे कि अब आपकी जो बुक है उसका जो पहला टॉपिक है, पहला टॉपिक जो है ना वो है बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड ये आपकी बुक का पहला टॉपिक है। हम लोग इसी टॉपिक को एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या है। मिसाल के तौर पर फर्ज करें कि जैसे हमने अभी पढ़ा कि हमारे इन्वायरमेंट जो है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म कहीं पर रहता है तो उसको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं उस इन्वायरमेंट के अंदर। अब वो प्रॉब्लम हेल्थ से मुतल्लिक भी हो सकती है, किसी इन्वायरमेंट से, फूड से, क्रॉप से, साइंस से, किसी भी हिसाब से हो सकती है। जैसे अभी 2019 में एक प्रॉब्लम आई थी कोविड 19। कोविड 19 यानी कोरोना वायरस की प्रॉब्लम आई थी, तो ये भी एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम थी, ठीक है। अब किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोई ना कोई तो मेथड होगा, ठीक है, उसको सॉल्व करने का कोई ना कोई तो मेथड लाजमी तौर पे होगा और उस मेथड को बायोलॉजिकल मेथड कहा जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बायोलॉजिकल मेथड क्या होता है। बायोलॉजिकल मेथड एक ऐसा मेथड होता है जिसके ज़रिए से हम किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अ मेथड टू रिजॉल्व बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मेथड। मतलब ये एक ऐसा मेथड है जिसके जरिए से आप बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं, उसको बायोलॉजिकल मेथड कहा जाता है। अब हमारी बुक में जो एग्जाम्पल दी गई है वो एग्जाम्पल दी गई है मलेरिया की। मलेरिया की एग्जाम्पल दी है। अच्छा, मलेरिया जो है ना कॉम्बिनेशन है दो टर्म्स का, मेला और एरिया, ठीक है। ये दोनों लातीनी जबान के वर्ड हैं, मेला और एरिया। मेला का मतलब होता है बैड यानी खराब, और एरिया का मतलब होता है एयर, मतलब खराब एयर। इसका मतलब था कि पहले मलेरिया के बारे में
जो लोग थे उनका कॉन्सेप्ट यही था कि मलेरिया जो है ना खराब हवा की वजह से फैलने वाली एक बीमारी है और ये डेड यानी ये एक जानलेवा बीमारी थी। लेकिन फिर जाहिर सी बात है किसी ने तो इसके ऊपर रिसर्च की होगी कोई ना कोई और इसके कॉन्सेप्ट को ठीक किया होगा कि मलेरिया जो है वो खराब हवा की वजह से नहीं होती, बल्कि मलेरिया का जो कॉज है वो बिल्कुल इससे डिफरेंट है। और इसका कॉज क्या होता है, ये एक पैरासाइट होता है, मतलब ये एक मॉस्किटो होता है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, एनोफिलीज मॉस्किटो होगी, एनोफिलीज मॉस्किटो हो लेकिन फीमेल हो। मॉस्किटो के 3 टाइप्स होती हैं, उनमें से एक टाइप जो है ना वो एनोफिलीज भी होती है उसकी। तो अब ये जो एनोफिलीज मॉस्किटो है उसकी भी फीमेल से ये फैलता है और इस फीमेल के अंदर एक पैरासाइट होता है जिस पैरासाइट का नाम है प्लाज्मोडियम। और प्लाज्मोडियम जो है वो कॉज है मलेरिया का। प्लाज्मोडियम यानी ये जो मॉस्किटो है ना ये तो जस्ट आपका ब्लड सक करता है, बाइट करता है, और इसी ब्लड सकिंग के दौरान जो है ना वो अपना प्लाज्मोडियम आप में ट्रांसफर कर देता है। इसके बाद इसका काम खत्म है। इसका मतलब है कि जो मॉस्किटो है वो इस पैरासाइट को ट्रांसफर करने का काम करता है, लेकिन जो असल में कॉजेटिव एजेंट है, मतलब जिसकी वजह से ये मलेरिया की बीमारी होती है, वो प्लाज्मोडियम होता है। तो अब ये जो प्लाज्मोडियम वाला केस है मलेरिया वाला, इसको भी तो रिजोल्व किया गया होगा किसी न किसी तरीके से, कोई ना कोई मेथड अप्लाई किया गया होगा और उस पे भी यही बायोलॉजिकल मेथड अप्लाई हुआ, जिसके बाद पता लगा कि ये बैड एयर से नहीं होता बल्कि प्लाज्मोडियम की पैरासाइट की वजह से होता है, जिसको ट्रांसफर जो है ना एनोफिलीज, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो ये करती है। तो बायोलॉजिकल मेथड ये इतना यूजफुल मेथड है जिसके जरिए से आप किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं इस मेथड के कुछ स्टेप्स अप्लाई करके। अब देखते हैं कि इस मेथड में कौन-कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। पहले हम उन स्टेप्स की समरी देखते हैं और फिर उसके बाद स्टेप्स को इंडिविजुअली तमाम स्टेप्स को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, अब ये बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के एतबार से हमारे पास ये चार्ट मौजूद है, हमारी बुक में का ये चार्ट है और ये पूरे के पूरे इस मैकेनिज्म को समराइज कर रहा है। मतलब ये बता रहा है कि इस पूरे मैकेनिज्म में आपने क्या पढ़ना है और क्या-क्या करना है इसके अंदर आपने। जैसे मिसाल के तौर पे सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है क्या। मिसाल के तौर पे ये है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। अब वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है। मिसाल के तौर पे जैसे बुक में एग्जांपल दी गई मलेरिया की, तो हम भी इसी मलेरिया की एग्जांपल को कोट कर देंगे आगे जाकर। लेकिन कोविड-19 की एग्जांपल ले लें या फूड क्राइसिस है उसको एज़ एग्जांपल के तौर पे ले लें, या किसी भी क्रॉप के ऊपर पैरासाइट का जो इन्फेक्शन हो रहा है या अटैक जो हो रहा है पैरासाइट्स का, उसको एज़ एग्जांपल के तौर पे कोई भी चीज़ एग्जांपल के तौर पे कोट की जा सकती है जिसका डायरेक्टली ताल्लुक जो है ना डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिविंग ऑर्गेनिज्म से हो या कोई एनवायरमेंटल इश्यू हो। तो ये लें। अब जब कोई भी प्रॉब्लम एक दफा आपके सामने आ जाती है तो सबसे पहला जो स्टेप आपने करना है ना वो ये है, मतलब कि उस प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई भी ऑब्जर्वेशन या प्रीवियस एविडेंसेस या नॉलेज, मतलब इससे पहले उस प्रॉब्लम के बारे में किसी साइंटिस्ट ने किसी रिसर्चर ने कुछ बात बताई है तो उनको, और खुद जो आपने ऑब्जर्वेशन किए हैं इन सब को कलेक्ट करना है। मतलब आपके ऑब्जर्वेशन और इससे पहले वाले साइंटिस्ट के जो ऑब्जर्वेशन है उनको कलेक्ट करना है, ताकि इस बेस पर फिर आगे जाकर आप हतमी तौर पे कोई नतीजा दे सकें। अब ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन एंड प्रीवियस नॉलेजेस, इन तमाम की बेस पर आप अगर कोई एक स्टेटमेंट देते हैं तो दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस क्या होता है, इसकी एग्जांपल्स क्या हैं, ये सारी चीजें हम आगे पढ़ने वाले हैं। अब हाइपोथेसिस जैसे कि स्टेटमेंट होता है और ये स्टेटमेंट बेस करता है जस्ट किसके ऊपर, ऑब्जर्वेशन के ऊपर। तो ऑब्जर्वेशन बेस्ड एक ये आपका स्टेटमेंट होता है। इसकी एग्जांपल आगे पढ़ते हैं। फिर जब आप हाइपोथेसिस दे देते हैं तो आपके इस हाइपोथेसिस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस जो है ना वो राइज होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन राइज होते हैं कि भाई आपने जो हाइपोथेसिस दिया है किस बेस पर दिया है, आप इसको सबूत के साथ साबित करने की कोशिश करें। डेफिनेटली उसी वक्त तो एक्सपेरिमेंट अगर नहीं होता तो आपने कोई ना कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन तो देनी होती है ना। उस लॉजिकल एक्सप्लेनेशन को हम जो है ना रीजनिंग कहते हैं, हाइपोथेसिस को एक्सप्लेन करने के लिए। जैसे मिसाल के तौर पे आप लोग ये कहते हैं कि भाई ऑस्ट्रेलिया का और साउथ अफ्रीका का मैच होने वाला है, तो कोई आपसे आप ये कहते हैं कि भाई कल जो ये मैच होगा ये साउथ अफ्रीका जीतेगा। अब आपको कैसे पता कि साउथ अफ्रीका जीतेगा, मैच तो अभी हुआ ही नहीं है। तो इसका मतलब है आपने अपनी इंफॉर्मेशन जो भी है और जो वो टीमें पिछली परफॉर्मेंस देती हुई आ रही है उसकी बेस पर आपने ये एक स्टेटमेंट दिया, ये हाइपोथेसिस है। फिर आपसे कोई ये पूछ लेता है कोई फ्रेंड वगैरह कि भाई आप कैसे कहते हैं कि भाई ये ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, कोई आपके पास इसका कोई एविडेंस सबूत, तो फिर आप क्या करते हैं कि फिर आप लॉजिकल रीजनिंग पेश करते हैं।
मतलब कि उनके पास खिलाड़ी अच्छे हैं, पिच उसको फ़ेवर करती है, कंडीशंस उनको फ़ेवर करती हैं, बॉलिंग उनकी बहुत अच्छी चल रही है, वगैरह-वगैरह करके मतलब आप अपनी किसी भी बात को लॉजिकली एक्सप्लेन करने की जो कोशिश करते हैं, उसको रीज़निंग कहते हैं। फिर ये रीज़निंग के भी 2 डिफरेंट टाइप्स बनती हैं, ठीक है? एक तो ये टाइप बनती है इंडक्टिव और एक ये बनती है डिडक्टिव रीज़निंग। उसके बाद फाइनली आपने जो हाइपोथेसिस दिया है, आपने उसको लॉजिकली एक्सप्लेन तो कर दिया, लेकिन इस बात का क्या सबूत है कि आपने जो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है वो सही है? एक ही तरीका है उसका कि एक्सपेरिमेंट करके इस बात को साबित किया जाए कि ये सही है कि गलत। तो एक्सपेरिमेंटेशन जो है ना, ये एक अल्टीमेट सॉल्यूशन यही हो सकता है। फिर आप क्या करते हैं कि उस टॉपिक के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के एक्सपेरिमेंट करते हैं, उन एक्सपेरिमेंट का डेटा कलेक्ट करते हैं, उस डेटा की एनालिसिस करते हैं। तमाम प्रोसेस के बाद अगर आपका दिया हुआ हाइपोथेसिस सही निकल आए, तो फिर ये हाइपोथेसिस जो है ना थ्योरी बन जाता है। और अगर मिसाल के तौर पर ये हाइपोथेसिस आपका गलत साबित हो जाए, यानी एक्सपेरिमेंट जो आपको हाइपोथेसिस है वो सही साबित ना करे, तो फिर आपने इस हाइपोथेसिस को ही चेंज करना होगा और कोई नया हाइपोथेसिस देना होगा अकॉर्डिंग टू एनालिसिस। अब ये स्टूडेंट ये तो एक इंट्रोडक्शन था इस चीज़ का। अब हम क्या करेंगे कि इस पूरे के पूरे जो बायोलॉजिकल मेथड के जो ये यहाँ पे असूल लिखे हुए हैं, इन सारे असूलों के मुताबिक जो है ना, हम अब इनको एक-एक करके हेडिंग के साथ डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे।